अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारा जो टॉपिक हमने जहाँ से स्टार्ट करना है वो क्या है, एच टी टी पी स्टार्ट करते हैं हम। एच टी टी पी स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। इट इज़ a communication protocol used to connect two servers on the World Wide Web. The primary function of HTTP is to establish a connection with the web server and transmit HTML pages to the user user browser. It is a computer user to access the internet. It allows the computer user to access the internet. अब इसको देखते हैं ये वर्क कैसे करता है जी। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, ये इसकी पूरी इसकी एब्रीवेशन है, आप लोगों ने इसको याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है कि आप लोग अपने कंप्यूटर्स के अंदर कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो, किसी भी किस्म की वेबसाइट आप ओपन करते हो ना, तो वो जो वेबसाइट है ना वो आप लोगों की एक लैंग्वेज है HTML, ठीक है। वो उस लैंग्वेज के अंदर हर एक वेबसाइट उसी लैंग्वेज के अंदर बिल्टअप होती है, ठीक है। आप लोग उस लैंग्वेज की कोडिंग वगैरह लिखते हैं, कंप्यूटर के अंदर रन करते हैं, दैन फिर आप लोग की वेबसाइट बिल्ड होती है। HTML की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसको याद रखना आपने। सबसे पहले उस HTML से आप लोग अपने वेब सर्वर के ऊपर, ये आप लोग का जो है वो सर्वर है, अगर वेबसाइट के लिए इस्तेमाल हो तो इसको वेब सर्वर कहा जाता है। तो वेब सर्वर को आप लोग रिक्वेस्ट सेंड करते हो, ठीक है। तो ये जो रिक्वेस्ट लेके जाने का काम है ना वो होता है HTTP का, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का, ठीक है। तो ये हमारे इसका इस किस्म का कनेक्शन होता है। HTML की रिक्वेस्ट को वेब सर्वर तक पहुंचाने का काम HTTP का होता है, और HTML की जो लैंग्वेज है उसको ट्रांसलेट करने का काम भी HTTP का होता है, क्योंकि आपको पता है हर चीज़ जो है वो 0-1 की फॉर्म में होती है, वेब सर्वर को भी 0-1 के फॉर्म में ही चाहिए। तो इसके वेबसाइट्स HTML के पेजेस को वेब सर्वर के लिए ट्रांसलेट कौन करता है, HTTP, ठीक है। तो ये इसका जो है वो बेसिक HTTP आप लोग को इंटरनेट के ऊपर ही मिलेगा, और वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर जब आप वेबसाइट्स को सर्च करते हैं ना तभी आप लोग का HTTP जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है ना ये आप लोग का एक्टिव हो जाता है, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है OSI मॉडल। OSI मॉडल क्या होता है? OSI स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। An OSI model system is a model that allows any two systems to communicate even if their architectures are different. आजकल आप लोगों को पता है कुछ आर्किटेक्चर 36 बिट्स के होते हैं, कुछ 64 बिट्स के होते हैं। आर्किटेक्चर का मतलब बेसिकली होता है कि वो कंप्यूटर बना कैसे है, बनावट क्या है उसकी, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। जो इसकी स्टैंड फॉर में ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। OSI मॉडल वाज डेवलप्ड बाय ISO in 1983. It provides a logical framework for data communication process to interact across networks, and the standards were created for the computer industry to allow different network to work together efficiently. OSI 7 लेयर्स के ऊपर कंसिस्ट होता है। ईच लेयर परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इन दी नेटवर्क कम्युनिकेशन। सब ये लेयर्स 2 लेयर्स के अंदर डिवाइडेड होती हैं, एक अपर लेयर और दूसरी लोअर लेयर, ठीक है। अब इसको देखते हैं ये दोनों होती क्या। सबसे पहले तो जी आपका OSI क्या है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन है। ये ISO ने 1983 के अंदर बनाया था। ये 1983 के अंदर ISO ने बनाया है, और ISO के स्टैंड फॉर क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये 90s के दौर में जब इंटरनेट से कनेक्ट होना होता था ना तब ये वाला जो आपका मॉडल है ना वो यूज़ होता था, बट अब के दौर में जो है वो TCP IPs यूज़ होते हैं, ठीक है। अब ये इस्तेमाल नहीं होता। अब 7 लेयर ये जो सा था ये आप लोगों को नेटवर्क के साथ जोड़ता था, किसी भी इंटरनेट के साथ है या फिर कंप्यूटर्स में आपस में जोड़ना है तो आपको एक मॉडल की ज़रूरत पड़ती है, तो ये आप लोगों का तब काम आता था। अब ये जो है ना अब ये इस्तेमाल नहीं होता। 19s के दौर में ये सिर्फ इस्तेमाल होता था, या 2000s के दौर में होता होगा, बट अब जो है वो TCP IP इस्तेमाल होता है, ठीक है। वो वाला मॉडल इस्तेमाल होता है इंटरनेट के लिए। तो अब OSI जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये 7 लेयर्स के ऊपर बिल्डअप हुआ है। इसके 2 पार्ट्स के अंदर 7 लेयर्स को डिवाइड किया गया है। सबसे पहले अपर लेयर है, दूसरी क्या है आपके पास लोअर लेयर है, ठीक है। अपर लेयर क्या होती है?
The upper layer focus on user application and how files are represented on computer before transfer. The lower layer are concerned with how the communication across a network actually occurs. upper layer के अंदर ये फोकस करता है यूज़र के एप्लीकेशन के ऊपर. फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने एक एप्लीकेशन यूट्यूब को इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो जो यूट्यूब है ना वो आप लोग की अपर लेयर मैनेज करेगा. ठीक है, आपकी यूट्यूब के ऊपर फाइल्स, आपको वीडियोस वगैरह कैसे दिख रही हैं, कोई फ़ाइल ट्रांसफ़र कर रहे हो आप तो वो कैसे हो रही है, ये सब कुछ आपका अपर लेयर जो है ना वो मैनेज करता है. लोअर लेयर आपका क्या मैनेज करता है, विद हाउ द कम्युनिकेशन अक्रॉस एंड नेटवर्क एक्चुअली वर्क. अब ये जो सा मैंने आप लोगों को बताया था, ये जो आप लोगों का रिक्वेस्ट सेंड होती है वेब सर्वर के, ये जो सा काम है ना ये अपर लेयर देखता है कि किस तरह कम्युनिकेशन हो रही है, कम्युनिकेशन के अंदर कौन कौन से जो है वो वायर्स इस्तेमाल हो रही हैं, वायर्ड है, वायरलेस है, ये सारा काम अपर लेयर देखता है. अब लेयर्स ऑफ OSI की 7 लेयर्स होती हैं. 7 लेयर्स के लिए आप लोगों ने शॉर्ट फॉर्म याद रखनी है, APS TNDP. ठीक है, इसको याद रखना है APS TNDP को. ठीक है, सबसे पहले आपकी लेयर आ जाती है एप्लीकेशन. A फॉर एप्लीकेशन लेयर, P for presentation layer, S for session layer, transport layer, then network layer and फिर data link layer and then physical layer. APS TNDP आपने याद रखना है. क्यों याद रखना है, क्योंकि इसका आप सीक्वेंस जो है वो चेंज नहीं कर सकते. इसका सीक्वेंशली आप लोगों ने इसको जो है ना वो राइट डाउन करना पेपर के अंदर. ठीक है, ओके. आगे उन्होंने ना उसको डिफ़ाइन किया हुआ एप्लीकेशन लेयर को, तो हम लोग इसको एप्लीकेशन लेयर पे आ जाता है. डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ एप्लीकेशन लेयर. ये आप लोग OSI की टॉप मोस्ट लेयर है. ठीक है, टॉप मोस्ट लेयर है, इसको याद रखना है. इट प्रोवाइड सर्विसेज डायरेक्टली टू द यूज़र एप्लीकेशन. इट एनेबल टू द यूज़र टू एक्सेस द नेटवर्क. इट प्रोवाइड्स यूज़र इंटरफेस एंड सपोर्ट्स फॉर यूज़र such as email, remote file access, transfer, shared database management and other types of डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन सर्विसेज. अब इसमें 3 चीज़ें आ जाती हैं. सबसे पहले आपका फ़ाइल ट्रांसफ़र, उसके बाद मेल ट्रांसफ़र, उसके बाद डायरेक्टरी ट्रांसफ़र. फ़ाइल ट्रांसफ़र कहते हैं कि यूज़र एक्सेस या रिट्रीव या मैनेज कर सके उस फाइल को रिमोट कंप्यूटर से. और मेल सर्विसेज मेल फॉरवर्ड कर सके, स्टोर कर सके. डायरेक्टरी सर्विसेज होता है कि डिस्ट्रीब्यूट्स डेटाबेस सोर्सेज एंड एक्सेस फॉर ग्लोबल इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस ऑब्जेक्ट्स एंड सर्विसेज. इसको देखते हैं हम ये होता क्या है. ठीक है, ओके. ये एप्लीकेशन लेयर वर्क कैसे करती है. आप लोगों ने फॉर एग्जांपल यूट्यूब आप लोगों ने खोल लिया. ठीक है, यूट्यूब के एप्लीकेशन के ऊपर आप आए हो, तो जो एप्लीकेशन आपको इंटरफेस नज़र आता है ना वो होता है यूज़र इंटरफेस, UI. जो आप लोगों को वीडियोस नज़र आती हैं, जो आप लोगों को बटन्स नज़र आते हैं, उसे हम UI कहते हैं, यूज़र इंटरफेस. तो ये जो यूज़र इंटरफेस होता है ना, ये हम लोग का एप्लीकेशन लेयर होता है. वो सबसे पहली लेयर होती है, वहाँ से स्टार्ट होता है सब कुछ. वो होती है आपकी एप्लीकेशन लेयर. ठीक है, तो वहाँ से आप लोगों का काम यहाँ पे स्टार्ट होता है. अब एप्लीकेशन लेयर के अंदर 3 चीज़ें आ जाती हैं. हम लोग कहते हैं सबसे पहले फ़ाइल ट्रांसफ़र, मेल सर्विसेज और डायरेक्टरी सर्विसेज. फ़ाइल ट्रांसफ़र एप्लीकेशन लेयर के अंदर ये चीज़ को वाज़ह करता है कि आप लोगों की फ़ाइल जो है ना वो किस किस्म की ट्रांसफ़र हो रही है, उसको एक्सेस करने का क्या तरीका है और उसको स्टोर करने का क्या तरीका है. ये सारे जो काम है ना वो आप लोगों का फ़ाइल ट्रांसफ़र जो है ना वो बिल्डअप करता है. उसके बाद आप लोग क्या आ जाती है मेल सर्विसेज और उसके बाद डायरेक्टरी सर्विसेज. मेल सर्विसेज अगर आप लोग की जीमेल एप्लीकेशन है तो मेल सर्विसेज ने आप लोग के मेल कैसे फॉरवर्ड हो रहे हैं, कैसे आप लोग उसको रिसीव कर रहे हैं, ये सब कुछ ना मेल सर्विसेज ने ही आप लोगों का जो है वो रिस्पॉन्सिबल है और उसने ही प्रोवाइड करना है. लास्ट आ जाती है डायरेक्टरी सर्विसेज. डायरेक्टरी सर्विसेज आप लोग का देखते हैं कि आप लोग पूरे वर्ल्ड वाइड के अंदर अपने ऑब्जेक्ट को कैसे आप लोग एक्सेस कर रहे हो. लाइक आप लोगों ने कोई वीडियो सर्च की तो डायरेक्टरी सर्विसेज ने देखना है कि वो वीडियो आप लोगों को किस तरह मिली है, आप लोगों ने वो वीडियो किस तरह सर्च की है. ये सारा काम जो है वो डायरेक्टरी सर्विसेज का है. ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आप लोग की एप्लीकेशन लेयर के अंदर वर्क करती हैं.
नेक्स्ट वन है आपका वन एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ प्रेजेंटेशन लेयर। सेकंड लेयर है OSI की प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर 3 चीज़ें आ जाती हैं। डाटा प्रेजेंटेशन लेयर परफॉर्म डाटा फॉर्मेटिंग, डाटा कंप्रेशन एंड इंक्रिप्शन। डाटा reformatting, when two computers exchange data, the data is changed to bit streams before it is transmits. The computer may use a different encoding techniques. The presentation layer at sending computer changes data according to the sender's format. The presentation layer at receiving computer changes data according to the receiver's format. Encryption, the presentation layer encrypts data before transmission. It means that the sender transforms the original information to another form and send resulting message over a network. The receiver again transforms the message back to its original form. It is called decryption. अब ये क्या होता है? सबसे पहले आ जाता है डाटा रीफॉर्मेटिंग। डाटा रीफॉर्मेटिंग का होता है कि एक सेंडर कंप्यूटर ने अगर अपना डाटा सेंड किया है रिसीवर कंप्यूटर को, ठीक है, तो यहाँ सेंडर की तरफ से जब डाटा जाएगा, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ उसने व्हाट्सएप अपडेट नहीं किया हुआ, ठीक है, व्हाट्सएप अपडेट नहीं किया हुआ उसको, फॉर एग्ज़ाम्पल जो है ना चैट्स वगैरह जो हैं वो सही तरह शो नहीं हो रहे क्योंकि उसका व्हाट्सएप अपडेटेड नहीं है। यहाँ पर उसका जो नए व्हाट्सएप के फ़ीचर हैं उसको वो शो नहीं हो रही, ठीक है, और यहाँ पे जो सेंडर है ना वो उनको फ़ीचर्स के अंदर से उसको डाटा सेंड कर देता है। अब रिसीवर के पास तो व्हाट्सएप अपडेटेड नहीं है तो रिसीवर को तो वो शो नहीं होंगे, ठीक है, तो यही काम यहाँ पे हो रहा है। ये जो सेंडर जिस किस्म का डाटा सेंड कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे दरमियान में डाटा रीफॉर्मेटिंग वो रिसीवर के अकॉर्डिंगली उस डाटा को चेंज अप कर देता है, ठीक है, यहाँ पर डाटा को चेंज किया जाता है, दरमियान में डाटा को चेंज किया जाता है, सेंडर का डाटा रिसीवर के अकॉर्डिंगली चेंज किया जाता है, और वो कौन चेंज करता है? डाटा रीफॉर्मेटिंग चेंज करता है, ठीक है। आगे इनक्रिप्ट है। इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का प्रोसेस क्या होता है कि जब डाटा जो है वो सेंडर के पास जाता है ना, डाटा जो है वो सेंड किया जाता है, तो इसको एक ऐसे फॉर्मेट्स के अंदर चेंज कर दिया जाता है जो किसी के भी पढ़ने के लायक नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोग बटरफ्लाई किसी को सेंड करते हैं ना, इनक्रिप्शन का अमल क्या होता है कि आपका इनक्रिप्शन के अंदर आपके डाटा को जो आप सेंडर की तरफ से भेजते हैं, फॉर एग्जांपल आप लोग भेज दें बटरफ्लाई, ठीक है, तो बटरफ्लाई को एक ऐसे फॉर्मेट के अंदर तब्दील कर दिया जाता है जो किसी के पढ़ने लायक नहीं होता, ठीक है, तो फिर वो यहाँ से आपका कंप्यूटर से डाटा जो है वो सेंड हुआ दूसरे कंप्यूटर रिसीवर तक, ठीक है, तो यहाँ से जब डाटा गुजरेगा ना तो वो एक ऐसे फॉर्मेट के अंदर तब्दील होकर गुजरेगा कोई भी उसको पढ़ नहीं सकेगा। आपके कंप्यूटर से डाटा निकला और वो साथ ही इस फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा, ठीक है, और फिर पूरी लाइन जो भी डिलीवरिंग की बात है वो डाटा इसी फॉर्मेट में रहेगा, और फिर दूसरे कंप्यूटर पे जाकर वो डाटा जो है वो वापस बदल जाएगा। डाटा को इस फॉर्मेट में चेंज करने को कहते हैं, इस फॉर्मेट को कहते हैं अनरीडेबल फॉर्मेट, और इस फॉर्मेट को कहते हैं साइफर टेक्स्ट, ठीक है, ये जो है ये बटरफ्लाई का साइफर टेक्स्ट है, ठीक है, इसे कोई भी पढ़ नहीं सकता। इसे होता क्या है कि अगर दरमियान में कोई भी हैकर अटैक करे, यहाँ पे आपके डाटा को पाथ जाते हुए डाटा को जो पाथ में से ट्रैवल हो रहा है, कोई भी हैकर इसको अटैक करे तो आप लोगों का डाटा सिक्योर हो जाता है। हैकर को जो डाटा मिलता है वो ये होता है जो कि वो पढ़ ही नहीं पाता, जिसकी वजह से आपका डाटा जो है वो सिक्योर हो जाता है। आपने व्हाट्सएप पे भी अक्सर देखा होगा एंड टू एंड इंक्रिप्शन का जो है ना वो आपको लोगो मिलता है, तो उसके अंदर भी यही होता है कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन के एक सेंडर से रिसीवर तक डाटा इनक्रिप्ट हो गई ट्रांसफ़र होगा। डाटा को इस फॉर्मेट में चेंज होने को कहते हैं इनक्रिप्शन, और जब आप दोबारा रिसीवर को जब आप डाटा रिसीवर के पास पहुंच जाता है तो आपने इस फॉर्मेट से दोबारा डाटा अपनी नॉर्मल फॉर्म में लेकर आना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका फॉर्मेट है,
इस फॉर्मेट से दोबारा जब आप डाटा बटरफ्लाई अपना ओरिजिन फॉर्मेट में लेकर आएंगे ना, उस प्रोसेस को कहेंगे डिक्रिप्शन। ठीक है, तो होप सो आप लोग को इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का प्रोसेस समझ आ गया हो। आगे देखते हैं डाटा कंप्रेशन। डाटा कंप्रेशन रिड्यूसेस द नंबर ऑफ बिट्स टू बी ट्रांसमिटेड। द प्रेजेंटेशन लेयर compresses a large amount of data into small size। डाटा कंप्रेशन जो है ना, वो जब आप लोग डाटा को कंप्रेस कर देते हो ना, तो वो क्या करते हैं कि लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्मॉल साइज़ के अंदर कंप्रेस कर देते हैं, जिसकी वजह से डाटा ट्रांसमिट जल्दी हो जाता है। ठीक है, उसकी नंबर ऑफ़ बिट ट्रांसमिट होते हुए नंबर ऑफ़ बिट जो है ना उसकी काफ़ी ज़्यादा जल्दी ट्रांसमिट हो जाती है, नंबर ऑफ़ बिट्स उसकी काफ़ी कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, डाटा को कंप्रेस करने पे हम लोग वीडियो को भी कंप्रेस करते हैं, क्योंकि वो काफ़ी हैवी वीडियो होती है, तो जब हम कंप्रेस करते हैं तो वो लाइट वीडियो हो जाती है, तो इसीलिए कंप्रेस जो है ना, इसलिए आप लोग का वो होता है बेनिफिशियल होता है। ज़रूरी नहीं कि हर डाटा को कंप्रेस किया जाए, जो काफ़ी लार्ज अमाउंट के डाटा होते हैं ना, सिर्फ उन्हें स्मॉल साइज़ के अंदर कंप्रेस किया जाता है। अगली है सेशन लेयर। सेशन लेयर क्या करती है? एस्टैब्लिश एंड मैनेज ट्रांसमिट का यूज़र कनेक्शन। यूज़र के कनेक्शन को एस्टैब्लिश करती है, मैनेज करती है और टर्मिनेट करती है। जब आपका काम ख़त्म हो जाता है तो उसको ख़त्म कर देती है। अ सेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ मैसेज बिटवीन कंप्यूटर। इट सिंक्रोनाइज यूज़र टास्क। सिंक्रोनाइजेशन इंक्लूड्स the use of checkpoints in data stream. If a failure occur on the data form, last checkpoint is retransmitted. Suppose we want to send 1000 of data, checkpoints can be used after each 100 pages. If there is an error at page 320, the page from 301 will be retransmitted. Page from 1 to 300 will be retransmitted. इसको देख लेते हैं सेशन लेयर क्या है आपकी। ओके जी, सेशन लेयर क्या होती है कि दो आपका सेंडर और रिसीवर के दरमियान सिग्नल्स इस्टेब्लिश करती है सेशन लेयर। ठीक है, अब वो सिग्नल वो किस तरह इस्टेब्लिश करती है कि कुछ टाइम के बाद ना चेक पॉइंट्स लगा देती है। जैसे नाकाबंदी लगी होती है ना पुलिस की रोड्स के ऊपर, वो चेक कर रहे होते हैं मुसाफिरों को, उसी तरह सेशन लेयर जो है ना वो कुछ पॉइंट्स के बाद चेक पॉइंट्स लगा देती है। फॉर एग्जांपल ये आपका सेंडर कंप्यूटर और ये आपका डेस्टिनेशन है। ठीक है, अब जिस डेस्टिनेशन और सेंडिंग में ना ये चेक पॉइंट्स इसने लगा दिया। अब आफ्टर सम टाइम ये चेक पॉइंट्स के ऊपर क्या चेक करेगा कि कोई एरर तो नहीं आया, डाटा ट्रांसमिट सही तरह हो रहा है, डाटा का फ्लो क्या जा रहा है। ठीक है, डाटा उस डायरेक्शन के अंदर ही ट्रांसमिट हो रहा है जहाँ पे उसकी डेस्टिनी है। तो ये चीज़ें ये जो है वो चेक करते हैं। अब ये चेक पॉइंट्स लगाने का क्या तरीका है कि फॉर एग्जांपल आपका 1000 पेजेस आप लोग जो है ना वो 1000 पेजेस आप लोग जो है वो ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो इससे क्या करना है कि आफ्टर 300 पेजेस ने इसने चेक पॉइंट्स लगाए हुए हैं। आफ्टर 300 पेजेस ने चेक पॉइंट्स लगाने हैं और 300 पेज के ऊपर यहाँ पे जो है ना आपको एक एरर मिल जाता है। एरर अगर मिल जाता है आप लोग को तो 1 to 300 पेजेस तो ट्रांसमिट हो जाते हैं, बट इसके आगे ये सारे पेजेस जो हैं वो ट्रांसमिट नहीं होंगे, इसे दोबारा रीट्रांसमिट करना पड़ेगा। समझ आ गई होगी आपको इस चीज़ की। आगे आपका ट्रांसपोर्ट लेयर कंट्रोल द फ्लो ऑफ डाटा। इट इंश्योर्स द लैंड मैसेजेस और डिलीवर error free. It divides large messages into small packets for efficient transmission. These packets are reassembled, checked for error and acknowledged at receiving side. If there are errors in transmission, the data is retransmitted. अब इस ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होती है? ओके, ये ट्रांसपोर्ट लेयर जो है ना वो आपके डाटा को छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर बदल देती है। आपका डाटा एक पूरी फाइल में होगा, ठीक है, और उस डाटा को छोटे छोटे स्मॉल पैकेट्स के अंदर तब्दील कर देती है। फॉर एग्जांपल ये आपके ये 4 हिस्से इसने ना डाटा के करनी है, 4 पैकेट्स बना दिया। अब इसका दूसरा काम क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर इस 4 हिस्से में से नंबर 3 वाला पहले पहुंच जाता है, ठीक है, अब जब नंबर 3 वाला पहले रिसीव हो जाता है रिसीवर को, अब इसको फ़ायदा
कोई नहीं है। अगर वो वॉइस के अंदर तीसरे नंबर पे तीसरा पार्ट जो है वो पहले सुन लेगा, उसको तो कुछ समझ नहीं आएगी, ठीक है। ये ऐसे ही है जैसे आप लोग वीडियो स्टेटस पे लगाते हो, अगर जो आप लोगों ने स्टेटस के वीडियो के 4 हिस्से किए हैं, आपकी एक वीडियो उसके 4 हिस्से हो गए हैं, ठीक है, तो आपका फर्स्ट पार्ट लास्ट में चला जाता है तो वीडियो की कुछ भी समझ नहीं आती। तो ये काम से बचाने के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है इसको दोबारा रीअसेंबल करना, ठीक है। रीअसेंबल इसको करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। रीअसेंबल इसको करता है। रीअसेंबल क्या करता है कि जो 1 वाला हिस्सा है उसको 1 पे, 2 वाले को 2 पे, 3 वाले को 3 पे एंड 4 वाले को 4 पे। ये इनकी इसकी रीपोजिशनिंग करने का काम ट्रांसपोर्ट लेयर का ही है, ठीक है। और हर पैकेट के अंदर एरर को चेक करता है, और अगर कोई एरर निकल आए तो रिसीवर को इस चीज़ के ऊपर नोटिफाई करता है, ठीक है। एरर आप लोगों का कोई निकल आए तो रिसीवर को उस चीज़ के ऊपर नोटिफाई करता है और डाटा को रीअसेंबल करता है और डाटा को स्मॉल पैकेट्स के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये 3 काम जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर के हैं, ठीक है। अगले है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टैब्लिशिंग, मेंटेनिंग एंड टर्मिनेटिंग नेटवर्क कनेक्शन. इट मैनेजेस द डिलीवरी ऑफ डाटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन. Network layer determine logical path between sender and receiver. There may be many networks between two computers. This layer message sent from सोर्स टू डेस्टिनेशन कंप्यूटर, ठीक है। इसको देख लीजिए। अच्छा जी, जो आपका नेटवर्क लेयर है वो क्या करता है, आप लोग का पाथ इस्टेब्लिश करता है। एक नेटवर्क पाथ आप लोग का बनाता है नेटवर्क लेयर दो कंप्यूटर्स के दरमियान। सोर्स सेंडर कंप्यूटर जो कि सोर्स कंप्यूटर भी कहलाता है, सेंडर कंप्यूटर और डेस्टिनेशन कंप्यूटर, इन दोनों के दरमियान एक पाथ इस्टेब्लिश करता है नेटवर्क लेयर, ठीक है। नेटवर्क लेयर दोनों के दरमियान पाथ इस्टेब्लिश करता है और इस चीज़ का भी ख्याल रखता है कि जो डाटा है वो उसी नेटवर्क के ऊपर जा रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो और भी कंप्यूटर होंगे ना, ये तो आप लोग का डेस्टिनेशन तो ये है, लेकिन और भी बहुत सारे कंप्यूटर होंगे जहाँ पे डाटा सेंड हो सकता है। तो ये चीज़ ये इस्टेब्लिश करता है कि डाटा उसी डायरेक्शन के अंदर, उसी सही डायरेक्शन के अंदर जा रहा है या नहीं जा रहा है, ठीक है। किसी और डायरेक्शन में तो नहीं डाटा जा रहा। तो ये काम जो है वो डाटा लेयर का नेटवर्क लेयर का होता है, ठीक है। आगे डाटा लिंक लेयर. डाटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलायबिलिटी ऑफ द फिजिकल लिंक एस्टैब्लिश एट लेयर 1. लेयर 1 के ऊपर जो फिजिकल लिंक बनता है, ठीक है। लेयर 1 कौन सी है आपकी? लेयर 1 है आपकी फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर के ऊपर जो आपका फिजिकल लिंक बनता है ना, उसको डाटा लिंक लेयर उसकी रिलायबल उसको करता है। रिलायबल करता है कैसे करता है? सबसे पहले इसका काम है फ्रेमिंग. जब डाटा स्ट्रीम ऑफ बिट्स क्या किसे कहते हैं? जब डाटा जो है वो आपका सोर्स से डेस्टिनेशन के ऊपर मूव करता है ना, तो ये डाटा 0-1 की फॉर्म में मूव करता है। तो इनको कहते हैं बिट्स। तो इन बिट्स को जो है ना वो फ्रेम के अंदर मैनेजेबल डाटा यूनिट्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर देते हैं, जिन्हें हम फ्रेम्स कहते हैं, ठीक है। डाटा लिंक लेयर इन स्ट्रीम ऑफ बिट्स को एक मैनेजेबल डाटा यूनिट्स के अंदर डिवाइड कर देता है, जिसे हम फ्रेम्स कहते हैं। तो पहला काम तो इसका फ्रेम्स बनाना है। दूसरा काम इसका क्या है? फ्लो कंट्रोल. द रेट ऑफ सेंडिंग डाटा कैन बी मोर देन द रेट ऑफ रिसीविंग डाटा. द डाटा लिंक लेयर इम्पोजेज द फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म टू प्रिवेंट इट. ये ना हो कि आप लोग डाटा को सेंड किए जा रहे हैं, आपने 3 जो है वो इस वक्त सेंड कर दिया, बट रिसीविंग का जो रेट है वो अभी 1 है, ठीक है। तो आप लोगों का जो सेंडिंग का रेट है वो मोर है, ठीक है, और रिसीविंग का रेट जो है वो लेस है। तो ये काम नहीं होना चाहिए। वो बंदा रिसीव नहीं कर रहा, आप लोग सेंड करी जा रहे हैं। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने का भी जो मैकेनिज्म है वो डाटा लिंक लेयर ही इम्पोज करता है। एरर कंट्रोल डाटा लिंक लेयर डिटेक्ट एंड रीट्रांसमिट डैमेज एंड लॉस फ्रेम. कोई फ्रेम अगर लॉस्ट हो जाता है, मतलब कोई डाटा स्ट्रीम अगर लॉस्ट हो जाती है या डैमेज हो जाती है, उसको दोबारा से रीट्रांसमिट करना, उसको डिटेक्ट करना, ये सारा काम भी डाटा लिंक लेयर का है। और डुप्लीकेशन ऑफ फ्रेम, दो दफ़ा फ्रेम ना डुप्लीकेट होकर जाए, इसको भी प्रिवेंट करने का काम भी डाटा लिंक लेयर का है। एक्सेस कंट्रोल. इफ़ 2 or more devices are connected to the same link, data link layer determine which device has control over the link at a given time. अब देखिए फॉर एग्जांपल आप लोगों का घर का राउटर है, उससे आपका भी मोबाइल जो है वो कनेक्ट है, आपके भाई का भी, आपकी सिस्टर का भी कनेक्ट है, आपका भाई का भी कनेक्ट है। तो जब आपका डाटा उस राउटर पे पहुंचेगा तो उसको कैसे पता चलेगा कि इस लिंक के साथ जो है वो 3 डिवाइसेस इस वक्त कनेक्ट है, तो मैंने किस डिवाइस के अंदर डाटा को सेंड करना है। तो ये काम जो है वो डाटा लिंक लेयर स्पेसिफाई करता है कि ये
जो डिवाइस है इसके अंदर डाटा को सेंड करना है, ये जो लिंक है इसके साथ डाटा को सेंड करना है, इसके साथ कंट्रोल जो है वो जाना चाहिए। आगे फिजिकल लेयर सबसे बॉटम लेयर है, इसको बॉटम लेयर भी कहा जाता है ऑफ OSI मॉडल। इट ट्रांसमिटेड स्ट्रीम्स ऑफ बिट्स एंड डिफाइन हाउ डाटा इज transmitted over the network and which control signal or use. Its main function is to control how upstream of bits is sent and received over the physical medium। जो आपके दरमियान में वायर को यूज़ होगी, ठीक है, तो उसका जो पर्पज़ है ना, उसको संभालने का जो काम है वो है फिजिकल लेयर का। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका सोर्स है और ये आप लोग की डेस्टिनेशन है, इसके दरमियान जो भी वायर इस्तेमाल होगी, वायर कनेक्शन है या वायरलेस कनेक्शन है, ठीक है, तो इसको संभालने का जो काम है ना वो होगा आपका फ़िज़िकल लेयर का, ठीक है। अब उसको संभालते हुए ये दरमियान में 4 फंक्शन परफॉर्म करता है। सबसे पहले करैक्टरिस्टिक ऑफ मीडिया, आपको बताता है कि फ़िज़िकल लेयर जो आपने इस्तेमाल की है उसके क्या क्या करैक्टरिस्टिक हैं। फॉर एग्जांपल फाइबर ऑप्टिक्स के करैक्टरिस्टिक हमें पता है कि वो फास्टर डाटा ट्रांसमिट करती है, कोएक्सियल का पता है, और ट्विस्टेड पेयर का पता है कि वो ट्विस्टेड पेयर लो में डाटा ट्रांसमिट करती है। तो ये जितने भी करैक्टरिस्टिक्स हैं ना वो आप लोगों के, ये आप लोग को बताएगा अपने मीडिया के हवाले से। मीडिया मतलब दोनों के दरमियान में जो भी डाटा ट्रांसमिशन का ज़रिया होगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स कैसे आपके रिप्रेजेंट हो रही है, इनकोड हो रही है, नहीं हो रही है। इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल फॉर ट्रांसमिशन, द फिजिकल लेयर डिफाइंड द टाइप ऑफ इनकोडिंग, आपकी इनकोडिंग की टाइप क्या है। अब एक टाइप जो मैं आपको साइफर टेक्स्ट को इनकोड करने की, डाटा को साइफर टेक्स्ट में बदलने की काफ़ी ज़्यादा मेथड होते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ठीक है, और रिवर्सिंग मेथड है, डाटा को रिवर्स कर दिया जाता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ठीक है, और इसके अलावा काफ़ी मेथड हैं। तो कौन सा मेथड इस्तेमाल किया जा रहा है डाटा को इनकोड करने के लिए, वो आप लोगों का ये डिफ़ाइन करेगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स, डाटा रेट, डाटा किस रेट के ऊपर ट्रांसमिट हो रहा है, नंबर ऑफ बिट्स दैट विल बी ट्रांसेंड ईच सेकंड, हर सेकंड के अंदर कितनी नंबर ऑफ बिट्स जा रही हैं, जो आप लोग को साइड पर नज़र आता है ना, लाइक आप लोग डाउनलोड कर रहे होते हैं कोई, या किसी को सेंड कर रहे होते हैं, आपको साइड पर नज़र आ रहा होता है कि 3 MB हो गए हैं, 3 MB हो गए हैं, 3 MB जो है आपके रह गए। ये सारे जो काम है ना यही आप लोग को बताता है डाटा रेट के अंदर। ट्रांसमिशन मोड, ट्रांसमिशन टू, आपका जो ट्रांसमिशन मोड है वो कौन सा है, सिंप्लेक्स है, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स है। अच्छा जी, इसको देख लेते हैं। सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स के अंदर क्या होता है। ओके, सिंप्लेक्स के अंदर ना आप लोग सेंडर और रिसीवर के दरमियान अगर सिंप्लेक्स मोड हो, सिंप्लेक्स के अंदर क्या होता है कि डाटा एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकता है। अगर ये कंप्यूटर आप लोगों को सेंड्स के लिए डाटा को सेंड कर रहे हैं ना, तो ये सिर्फ हम सेंड ही कर पाओगे इससे, सिंप्लेक्स के अंदर कभी भी डाटा को रिसीव नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये इस पर डाटा सिर्फ सेंड ही होगा, ठीक है। सिंप्लेक्स के अंदर आप लोगों का जो है ना वो एग्जांपल आ सकती है, आप लोग का टीवी रिमोट है, टीवी का जो रिमोट है वो कभी भी सिग्नल्स आप लोग के रिसीव नहीं करता, वो हमेशा टीवी को सिग्नल सेंड कर रहा होता है, तो वो सिंप्लेक्स की एक एग्जांपल है। अगला आप लोग का ये तो हो गया आपका सिंप्लेक्स। अगला आपका हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स होता है कि एट वन टाइम, एक वक्त के अंदर या तो ये कंप्यूटर सेंड करेगा या तो रिसीव करेगा। अगर तो ये सेंड कर रहा है ना डाटा, तो मीन वाइल अगर उसने रिसीविंग के लिए भी कुछ डाटा भेज दिया तो वो रिसीव नहीं करेगा ये, ठीक है। या तो एक वक्त के अंदर इसने डाटा को सेंड करना है या तो इसने डाटा को रिसीव करना है, ठीक है। ये दोनों काम एक वक्त में नहीं करेगा। फुल डुप्लेक्स जो होता है ना वो आप लोगों का एट द सेम टाइम डाटा को सेंड भी करता है और डाटा को रिसीव भी करता है। ये आजकल जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो है का फुल डुप्लेक्स। आप लोग का डाटा एट द सेम टाइम रिसीव भी हो रहा है, सेंड भी हो रहा है, वो आप लोग का होता है फुल डुप्लेक्स। तो आप लोग को इसकी समझ आ गई। अगर ये हमारा यूनिट ख़त्म हो गया तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसको अच्छी तरह याद वगैरह करना है। ये पेपर में काफ़ी ज़्यादा आ जाता है और ये है भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये काफ़ी दफ़ा पेपर में आ जाते हैं। इसकी लेयर्स भी आप लोगों ने अच्छी तरह सीक्वेंशली आप लोगों ने इसकी लेयर्स जो है ना वो याद करनी है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।